गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दिनेश गुजर। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैक्ट में आपका स्वागत है। और आप सबने मेरी कल की क्लास भारत का इतिहास जो पढ़ा है वो बहुत ही अच्छी रही होगी, आपने देखा होगा तो। और कल हमने पढ़ाया था कि भारत का उद्भव कैसे हुआ। सबसे पहले तो मैं बात बताया कि भारत उत्तर में हिमालय तो दक्षिण में समुद्र तक था। भारत किसने बोला? राजा भरत के नाम पे पड़ा था। और यूनानियों ने भारत को क्या कहा था? इंडिया। क्या कहा था? इंडिया। और मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या बोला था? हिंदुस्तान। उसके बाद भारत 3 भागों में बटा जर्मनी इतिहासकार के साथ। कौन था? क्रिस्टोफ शेलेगियस। उसके बाद में अध्ययन की दृष्टि से 3 के भाग किए गए थे: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और प्राचीन भारत में अपने पढ़े थे कि प्राचीन भारत को जो स्रोत है यानी कि ज्ञात करने के स्रोत, धर्म ग्रंथ पढ़े थे अपन। धर्म ग्रंथों में हमने पढ़ा था वेदों में पूरे वेद पढ़े थे। वेद कितने थे? 4। चारों वेदों को संहिता कहते थे। जो वेद थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों के रचयिता जो ऋग्वेद थे, ऋग्वेद के रचयिता थे महर्षि कृष्ण देवरायन वेद व्यास। और इन 4 वेदों को पढ़ने के बाद में हम आज पढ़ेंगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और इनके बाद में हम जो ऐतिहासिक स्रोत है उनसे जो प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम जो पुरातात्विक स्रोत है उनको पढ़ेंगे। तो आप सबको मेरी जो फर्स्ट क्लास थी वो कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट करके बताना। और जो सबसे मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और इस भाई को आप ऐसा ही प्यार देते रहना, जो आगे भी बहुत अच्छी क्लास लाता रहूँगा। और जो मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि जो मेरी क्लास है वो मेरी क्लास मतलब आपको जो लुसेंट, एनसीईआरटी और कहीं जो बुक है 1-2 बुक, उन सब का नोट्स बना के बड़े अच्छी तरीके से पढ़ के और उन सब पढ़ने के बाद ही मैंने आपको क्लास दी है। और मेरे हिसाब से जो मैंने पहली क्लास दी थी उसमें आपने पढ़कर सोच लिया होगा कि वास्तव में भाई ने बहुत बढ़िया पढ़ाई है। तो आज अपन शुरुआत करेंगे ब्राह्मण से। ब्राह्मण यानी कि मैंने बोला था कि ऋग्वेद जैसे ही खत्म हुआ था उसके बाद में एक 10 शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था उसको स्थान दिया गया था। ठीक है, तो अब हम पूरे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। मतलब ऋग्वेद है, ऋग्वेद की किस ब्राह्मण ग्रंथ में व्याख्या की गई थी? जैसे कि ऐतरेय और कौशिकी में। और उसके बाद यजुर्वेद की तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण में। और उसके बाद में सामवेद की पंचवेद में की गई थी। और गोफत में की गई थी किसकी? अथर्ववेद की। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला है ब्राह्मण ग्रंथ। तो अपन यहीं से लगा लेते हैं एरो से ही ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात बताएं तो ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथों की विशेषता बता देता हूं मैं आपको। मतलब जो वेद थे, जो वेदों की संहिता थी, उन संहिताओं के बाद में जो उनकी व्याख्या की गई थी ना पद्य के रूप में, उन सब ब्राह्मण ग्रंथों के रूप द्वारा ही की गई थी। तो ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों संहिता की व्याख्या पद्य में की गई थी। किसमें की गई थी? पद्य में। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं जो वेद थे वो चारों वेदों के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में रचना की गई थी, व्याख्या की गई थी। तो पहली बात आती है ऋग्वेद। आप इधर तो लिख लो वेद और इधर लिख लो ब्राह्मण ग्रंथ।
ऋग्वेद और ऋग्वेद की व्याख्या किसमें की गई थी? ऋग्वेद की व्याख्या ऋग्वेद की व्याख्या ऐतरेय वह कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में इसका वर्णन किया। ऋग्वेद का वर्णन ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ का। और दूसरा था सामवेद, दूसरा यजुर्वेद की व्याख्या किसमें की गई थी? यजुर्वेद की व्याख्या तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसकी व्याख्या की थी यजुर्वेद की। और तीसरा है सामवेद की व्याख्या पंचविश यानी कि पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ उसमें इसकी व्याख्या की गई थी सामवेद की। ठीक है ना। उसके बाद में चौथा है अथर्ववेद की व्याख्या की गई थी गोफत में। किसमें? गोफत जो ब्राह्मण ग्रंथ था उसमें इसकी व्याख्या की गई थी। ठीक है। मतलब जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो ब्राह्मण ग्रंथों में जो वेद थे वे संहिता उनकी सबकी व्याख्या किसमें की गई थी? ब्राह्मण ग्रंथों में। ऋग्वेद की ऐतरेय व कौशिकी की ब्राह्मण ग्रंथ में, यजुर्वेद की तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, सामवेद की पंचविश में और अथर्ववेद की गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि आरण्यक। अब अपन आरण्यक की बात करते हैं। पहला इसको मान लेते हैं, दूसरा आरण्यक। तो आरण्यक में अपन को कुछ भी याद नहीं करना। आरण्यक में सबसे बड़ी बात करनी है कि आरण्यकों द्वारा यज्ञों में जो कर्मकांड करते थे उनके दार्शनिक और प्रतीकात्मक रूप से व्याख्या की गई थी। इसमें बताया गया है आरण्यकों द्वारा यज्ञों के क्रम कांडों के दार्शनिक वह प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की गई। जो आरण्यक थे वो आरण्यकों द्वारा यज्ञों में जो कर्मकांड थे वो कर्मकांड में दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की थी। और उसके बाद में उपनिषद और पुराण। तो उपनिषद आप सबको पता होगा। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108। और उपनिषदों का अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ क्या था? उपनिषद का अर्थ था गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद उनमें कुल कितने उपनिषद थे? 108। और उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है। उसके बाद में अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा भाई? बृहदो। ठीक है। और इसी के साथ सबसे छोटा की बात आ जाए
सबसे छोटा उपनिषद कौन सा था? छांदोग्य। कौन सा था? छांदोग्य। ये सबसे मतलब सबसे बड़ा उपनिषद था बृहदो और सबसे छोटा उपनिषद है छांदोग्य। और एक इसी में मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद जो उपनिवेद है वो उपवेद आता है। उसमें हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य था सत्यमेव जयते शब्द लिया गया था। कौन सा राष्ट्रीय वाक्य? वो एक था मुंडकोपनिषद। ये मुंडकोपनिषद है। वो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया था। इससे सत्यमेव जयते वाक्य। और इसी मुंडकोपनिषद में नाव यज्ञ की तुलना किससे की है? टूटी नाव से। इसमें तुलना किसी मतलब तुलना यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। जो उपनिषद है उपनिषदों की संख्या 108 है और 108 और उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदो, सबसे छोटा छांदोग्य। और बात की जाए सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो किससे लिया गया था? सत्यमेव जयते वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया था। और मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। और इसके बाद में एक और आता है, एक जबालोपनिषद। जबालोपनिषद, जबालोपनिषद। ये जबालोपनिषद था। इस जबालोपनिषद के अंदर 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है। यानी कि जो 4 आश्रम है वो 4 आश्रमों की जानकारी बताई गई है। की जानकारी। अब आपको 4 आश्रम है वो 4 आश्रमों की जानकारी मैं यहाँ पे बता देना हूँ। 4 आश्रम, 4 आश्रम थे। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य। दूसरा कौन सा था? दूसरा था गृहस्था। तीसरा कौन सा था? वानरप्रस्थ। चौथा था सन्यासी। संन्याश्रम ऐसे कहते हैं वानरश्रम। सॉरी एक बार वानरप्रस्थाश्रम। ठीक है, वानरप्रस्थाश्रम। इसमें जो कौन से आयु के व्यक्ति शामिल थे? 0 से 25 साल तक के। और इसमें कौन थे? इसमें 26 से 50 आयु वर्ग के। और इसमें कौन थे? इसमें 51 से 75 आयु वर्ग के। और इसमें थे 76 से 100 तक आयु वर्ग के। मतलब जो ब्रह्मचारी का जो जीवन होता था वह शिक्षा से संबंधित होता था, पढ़ाई से संबंधित होता था। गृहस्थ अवस्था होती थी, वह गृहस्थ अवस्था अपने जीवन काल, अपने विवाह संबंधित, अपने बच्चों से संबंधित होती थी। और जो वानप्रस्थ थी वो अच्छे कार्य करने के लिए होती थी, मतलब जो सामाजिक कार्य करने के लिए होती थी। और जो संन्याश्रम थी वो भक्ति भाव और अपना समय व्यतीत करने के लिए होती थी। ठीक है, ये हो गया उपनिषद हो गया।
उपनिषद 108 है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। और सबसे बड़ा उपनिषद वृहदो, सबसे छोटा छांदोग्य और मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया था। और यज्ञ की तुलना टूटी नाव से मुंडकोपनिषद में की गई थी। और जब बालोपनिषद थे उसमें 4 आश्रम थे, पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थाश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम लिख दो यहाँ पे, गृहस्थाश्रम और तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा संन्यासाश्रम। अब संन्यासाश्रम था ये ब्रह्मचर्य 0 से 25, गृहस्थाश्रम 26 से 50, वानप्रस्थाश्रम 51 से 56 और संन्यासाश्रम ये था 76 से 100। ठीक है, उसके बाद में अपन पुराणों के बारे में बात करते हैं। तो पुराण, अब आपको पता हो तो पुराण कितने थे? पुराण थे 18। कितने थे? 18। पुराणों की रचना किसने की थी? पुराणों की रचना की थी लोमहर्ष और उसके पुत्र किसने? उग्रश्रवा ने। किसने की थी? उग्रश्रवा ने। अब बात आती है कि मोस्ट कौन कौन से थे, मतलब सबसे प्रमुख। तो एक सबसे पुराना प्राचीन जो पुराण था वो था मत्स्य पुराण। कौन सा था? मत्स्य पुराण। अब मत्स्य पुराण कौन से संबंधित था? शुंग या सातवाहन वंश से संबंधित। उसके बाद विष्णु पुराण था मौर्य वंश से संबंधित। और विष्णु पुराण में कहा गया था कि जो उत्तर है वो उत्तर में तो समुद्र और दक्षिण में हिमालय, इन दोनों के बीच के मध्य भारत है। और भारत के निवासियों को क्या कहा गया है? भारतीय। क्या कहा गया है? भारतीय। तो अब एक बार देख लेते हैं पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। कितनी थी? 18। ठीक है, उसके बाद में पुराणों के रचयिता कौन थे? पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष या उग्रश्रवा। ठीक है, और इसका एक और पुराण का अर्थ था प्राचीन वर्णन, यानी कि प्राचीन जो वेद होते थे उनका वर्णन करना। तो उसके बाद में अब अपन करते हैं सबसे पुराना पुराण कौन था? मत्स्य पुराण। ठीक है, अब आपको मैं एक साइन बना देता हूं, इधर पुराण, इधर उनसे संबंधित वंश है ना। ये तो पुराण आ जाएंगे, ठीक है, और इधर आ जाएंगे संबंधित वंश। ठीक है, पहला लेते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण ये कौन से वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। मौर्य वंश से। एक बार तीनों को लिख लेते हैं। उसके बाद में दूसरा है मत्स्य पुराण। कौन से वंश से है? शुंग व सातवाहन वंश से। ठीक है, तीसरा है वायु पुराण। वायु पुराण है गुप्त वंश से संबंधित। किससे? गुप्त वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण शुंग या सातवाहन वंश से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, अब मैंने बोला था ना कि आपको कि इसमें बताया गया है कि जो उत्तर में समुद्र और दक्षिण से हिमालय, मतलब आप समझ गए होंगे, नहीं तो नहीं समझे तो मतलब उत्तर से लेके
दक्षिण में अगर आओगे तो समुद्र मिलेगा, और दक्षिण से अगर वो आप उत्तर की तरफ जाओगे तो हिमालय। इनका मतलब विष्णु पुराण में कहने का अर्थ ये है। तो इन दोनों के मध्य क्या है, भारत स्थित है। क्या है, भारत स्थित। और जो भारत के निवासी थे उन निवासियों को क्या कहा गया है, इसमें निवासी को भारतीय कहा गया है। क्या कहा गया है, भारतीय। इसके निवासियों को क्या कहा गया है, भारतीय। ठीक है, ये पुराण हो गए। अब इसके बाद में आपको मैं ऐतिहासिक स्रोत हो और फिर उसके बाद में जो पुरातात्विक स्रोत है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या उतार रहे हो तो मेरे साथ साथ उतार लिया करो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी मैं आपको 2 मिनट रुको, ये भी मैं आपको वेदांग भी बता देता हूँ ना। वैसे तो मैं उसको वैदिक सभ्यता में बताता, लेकिन एक समझने के लिए वेदांग बता देता हूँ मैं। 2 मिनट लगेगी बस। वेदांग कितने थे, वेदांग 6 थे। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। पहला शिक्षा, दूसरा कल, तीसरा निरुक्त, चौथा ज्योतिष, पांचा व्याकरण। ठीक है, और छठा है शिक्षा, कल्पना, और छंद। ये 6 वेदांग। वेदांगों की जरूरत क्यों पड़ी भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांगों की क्यों जरूरत पड़ी जब वेद ही थे, तो वेदांगों की जरूरत इस वजह से पड़ी, शिक्षा, मतलब उनको शिक्षा ग्रहण के माध्यम से उनको समझा जा सके। ठीक है, और उसके बाद ज्योतिष ग्रंथों के द्वारा, व्याकरण द्वारा, छंद द्वारा। और इसमें इसकी अगर व्याख्या बता देता हूं तो वेदों को ठीक तरह से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। ठीक है ना, ये वेदांग 6, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद। और वेदांगों की जरूरत क्यों पड़ी, वेदों को ठीक तरह से समझने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक बार इधर से मिटा देता हूं, आप इधर पे रहने दो। आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो ये है, बहुत आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, एक भी मतलब एक भी शब्द को नहीं छोड़ रहा, मैं ये मान लो। और इसके अलावा जो आप मान रहे हो कि आप डिजिटल बोर्ड में तो एक ही बार चल जाता है, जब जरूरत पड़ती है तो लेकिन उन डिजिटल बोर्ड वाले से तो कम नहीं पढ़ा रहा मैं। और आप देख लेना एक बार उनके नोट्सों से मेरे नोट्सों से मिलान कर लेना, कितनी सत्यता मिलती है। और इसके अलावा उनके पढ़ाने के तरीके और मेरे पढ़ाने के तरीके में ये अंतर है कि मैं अभी शुरुआत की है, और उन्होंने तो बहुत वह डिजिटलीकरण के बोर्ड है। मेरे तो क्या है, जो भी कोई गलती हो जाती तो हाथ से या डस्टर से मिटाना पड़ता है, उनके तो डायरेक्टली बटन दबाए और हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब चलते हैं, आगे चलते हैं ऐतिहासिक स्रोतों से, है ना। तीसरा क्या था, ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले। ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोतों से क्या क्या जानकारी मिलती है प्राचीन काल के बारे में। वो पहली जानकारी अपन को मिलती है, एक शब्द आता है मैत्रेयनी, अगर आपको पता है मैत्रेयनी। मैत्रेयनी शब्द है, मैत्रेयनी शब्द एक पुरुष के मुख्य दोष के बारे में आता है। मैत्रेयनी
मैत्रिणी स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री को क्या कहते हैं? मैत्रिणी। जैसे कि पुरुष का मुख्य दोष एक शराब और जुआ है, वो तीसरा मुख्य दोष स्त्री को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्त्री को। तो आपको मैं बता दूं, मैत्रिणी स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। ठीक है। अब इसमें मतलब पुरुष का एक दोष है, जैसे जुआ प्लस शराब की भांति स्त्री पुरुष की मुख्य दोष मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद मैंने एक बार शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया था, जिसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यजुर्वेद की वर्णन मिलता है। वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था। ये क्यों नहीं चल रहा यार? शतपथ, ये शतपथ है, वो शतपथ एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ, इस ब्राह्मण ग्रंथ में जो स्त्री है वो स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। क्या कहा गया है? मतलब स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। क्या कहा गया? अर्धांगिनी। ठीक है। उसके बाद में मतलब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है। उसके बाद में तीसरी है मनुस्मृति। मनुस्मृति है वो सब स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति। ठीक है। इसमें शुंग वंश से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? शुंग वंश से संबंधित, यानी कि मनुस्मृति वो सबसे प्राचीन स्मृति है और ये शुंग वंश से संबंधित है। और एक है नारद स्मृति। कौन सी है? नारद स्मृति। ये नारद स्मृति है, ये गुप्त वंश से संबंधित है। कौन से? गुप्त वंश से संबंधित। ठीक है। उसके बाद में एक और पांचवा जो जाने का स्रोत है वो जातक। अब जातक के बारे में आपने सुना, वो कई बार पढ़ा होगा। तो ये जातक एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा? बौद्ध, मतलब एक ये जातक है, ये जातक बौद्ध धर्म ग्रंथ। इसमें भगवान महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की जानकारी मिलती है। जो मतलब महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन जातक बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। और इसमें एक हीनयान था, वो हीनयान बौद्ध धर्म है। वो बौद्ध धर्म की दो शाखाओं में से एक हीनयान थी। वो एक हीनयान में एक इसकी हीनयान की एक ग्रंथ थी। कौन थी? तो कथा वतु। और ये किसमें भाषा में थी? पाली भाषा में थी। इसको ऐसे लिखते थे, पाली भाषा में। और एक थी कथा वस्तु। ये दोनों क्या थे? हीनयान के प्रमुख ग्रंथ थे। ये कौन सी भाषा में थे? ये संस्कृत भाषा में थी। संस्कृत भाषा में।
इन दोनों की रचना किसने की थी? मोगली पुत्र तिस्नी। मोगली पुत्र तिस्नी इसकी रचना की थी। तो इन कथा वस्तु हीनयान में कथा वस्तु जो पाली भाषा में थी और कथा वस्तु जो संस्कृत भाषा में, जो मोगली पुत्र तिस्नी। इसमें क्या किसकी जानकारी मिलती है? इसमें मिलती है महात्मा बुद्ध के जन्म जीवन के बारे में। ठीक है, इस इधर की तरफ मिटा देते हैं अपन। आप समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसी तरह एक आगम आता है, यहीं पे पढ़ा देते हैं, जब वहां की जगह यहीं पढ़ाते हैं क्योंकि अपन को और भी मानो। छठा आगम। आगम ये जैन साहित्य था, एक जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। और इसमें जैन साहित्य के जो महावीर स्वामी थे, वो महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया था। जैन आगम जैन साहित्य है और इसमें एक कल्पसूत्र ग्रंथ था। कल्पसूत्र ग्रंथ में जो जैन तीर्थकर था, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। मान लो जैन तीर्थकर, पार्श्वनाथ प्लस महावीर स्वामी के जीवन चरित्र जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है इसमें। जो कागमों जैन साहित्य और जो इसकी एक ग्रंथि कल्पसूत्र, उसमें जैन तीर्थकर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, इस ऐसे ही 6 हो गई। इसके बाद में 7 होती है राजतरंगिणी। अब आपको पता हो तो राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? राजतरंगिणी पुस्तक है कल्हण की। किसकी थी? कल्हण की। इसमें कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के इतिहास का इसमें क्या किया गया है? वर्णन। कश्मीर के इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, इसके बाद वही आता है 8वीं चचनामा। चचनामा किसकी थी? ये चचनामा मुस्लिम इतिहासकार था अली अहमद। वो अली अहमद की थी। अली अहमद की। और इसमें क्या कहा गया था? यानी अरबों का भारत सिंध विजय का वर्णन। अरबों का भारत सिंध विजय का वर्णन। इसमें भारत सिंध मतलब जो चतनामा थी वो अली अहमद की थी। इसमें भारत और सिंध विजय का वर्णन मिलता है इसमें चचनामा में। उसके बाद में आप 9वीं बात करते हैं तो 9वीं थी अष्टाध्यायी। आपको पता हो कोई अष्टाध्यायी किसकी थी पुस्तक? तो अष्टाध्यायी थी पाणिनि की। किसकी थी? पाणिनि की। ठीक है, पाणिनि की थी। ये एक संस्कृत में सर्वप्रथम
व्याकरण, मतलब संस्कृत का सर्वप्रथम क्या था? व्याकरण था, सर्वप्रथम व्याकरण। ठीक है, इसमें किसकी, इसमें मौर्य कालीन इतिहास का वर्णन, इसमें मौर्य कालीन इतिहास का वर्णन मिलता है। जो अष्टाध्यायी थी पाणिनि की थी, वो ये संस्कृत में सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ था। क्या था? व्याकरण ग्रंथ। और इसमें ये मौर्य कालीन इतिहास का क्या करती है? वर्णन करती है। और इसमें लिपि, एक बात और याद रखना, लिपि शब्द का प्रथम प्रयोग, लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी में हुआ था, लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। उसके बाद में 10वां आती है गार्गी संहिता। ये गार्गी संहिता किसकी थी भाई? गार्गी संहिता थी कात्यायन की। किसकी थी ये? गार्गी संहिता, गार्गी संहिता थी कात्यायन की। ये क्या था? एक ज्योतिष ग्रंथ। क्या था? ज्योतिष ग्रंथ। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? यवनों की। किसकी मिलती है? यवनों की जानकारी, मतलब उनके इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक, गार्गी संहिता कात्यायन की थी, ज्योतिष ग्रंथ है, और इसमें यवनों की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये 10 हो गए, हो गई। तो एक और बता देता हूं, 11वीं। चलो, महाभाष्य। महाभाष्य, ये महाभाष्य किसकी थी? गार्गी संहिता कात्यायन की ज्योतिष ग्रंथ था। और यवनों महाभाष्य किसकी थी? पतंजलि की। किसकी थी? पतंजलि की। पतंजलि की महाभाष्य किसकी थी? पतंजलि की। ठीक है, आप इनको उतारे हुआ। इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें किसका वर्णन मिलता है? इसमें मिलता है शुंग वंश का, शुंग वंश के इतिहास का की जानकारी। जो प्राचीन भारत को जानने के ऐतिहासिक स्रोत है, वो ऐतिहासिक स्रोतों में अपन 11 पढ़े हैं। पहली मैत्रेयी, जो स्त्री की सर्वाधिक गरीब स्थिति थी और पुरुष की तीसरी मुख्य दोषी, मतलब जुआ और शराब की बात ही पुरुष की तीसरी मुख्य दोष था। और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो स्त्री थी उसको पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है। और जो मनुस्मृति सबसे प्राचीन थी और इसमें शुंग वंश की से संबंधित थी। नारद स्मृति गुप्त वंश संबंधित थी। जातक बौद्ध ग्रंथ था जो महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करता है। उसमें हीन यानी शाखा की कथा वस्तु जो पाली भाषा में, कथा वस्तु जो संस्कृत भाषा में थी, वो मोगली पुत्र तिसकी थी। जो इसमें बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। आगम जैन साहित्य था और कल्पसूत्र ग्रंथ था जैनों का। तो इसमें जैन तांत्रिक पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। राजधर्मी कल्याण की पुस्तक थी, कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है। चश्नामा अली अहमद की थी और इसमें अली अहमद ने भारत पर अरबों का आक्रमण की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी पाणिनि की थी, संस्कृत में सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ था। मौर्य काल इतिहास का वर्णन मिलता है और लिपि शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम इसी में हुआ। गार्गी संहिता कात्यायन की थी, ज्योतिष ग्रंथ था, यवनों की जानकारी इसमें मिलती है। महाभाष्य पतंजलि का था और शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उतारे हो तो उतारो। मैं एक बार इसको पूरा को साफ कर देता हूँ कि अब ये इसमें क्या विदेशी यात्रियों को लेके आएंगे, है ना। उतार लिया।
नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या साथ साथ उतार लिया करो, ऐसे टाइम भी बहुत लंबी क्लास हो जाती है ना। भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन भाई सबसे अच्छी पढ़ाई है तो किसी भी बोर्ड पे हो सकती है। पहले थोड़ी चलते थे डिजिटल बोर्ड। अब भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत का फल भी देना मेरे को। मेरा जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम फैक्ट, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और भाई की जो सफलता है, भाई का जो ये मेहनत है, वो मेहनत रंग लानी चाहिए। इसी टाइम पे अपने पास डिजिटल बोर्ड आ जाएगा अगर ऐसे क्लास से चलती रही और आपका सपोर्ट रहा। दिनेश भाई है, ये दिनेश भाई हर जगह पे, हर सामाजिक कार्य में, हर एक चीजों में मैं आगे रहा हूँ। मैं पढ़ाई के अलावा एक सामाजिक कार्य के लिए ब्लड सेवा का ग्रुप भी चलाता हूँ, मानव कल्याण एवं सेवा ब्लड सेवा ग्रुप निभाई, उसका खुद में मेंटेन करता हूँ। उसमें 700 से 800 व्यक्ति शामिल है और हर साल, हर महीने में कम से कम हर साल में 1000 व्यक्तियों की मैं सहायता करता हूँ। तो आप भी मेरी सहायता करो। अब चलते हैं भाई। चौथा हो गया था, चौथा विदेशी यात्रियों द्वारा, विदेशी यात्री या विदेशी स्रोतों द्वारा अपन को क्या प्राचीन भारत की जानकारी लेना है। तो उसमें पहली बात कर रहे हैं तो अपन चीनी यात्रियों के बारे में करते हैं। चीनी यात्री अपन सारे कोई जो यात्री थे, जो विदेशी यात्री, इनको सारे कोई एक ही बार में क्लियर करने हैं अपने। चीनी यात्री में पहली बात करें तो पहला कौन था? पहला आया था फाइयान। ठीक। फाइयान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है। और फाइयान था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और इन्हों आने के बाद सबसे पहले कौन सी जगह पे आया था? ये सबसे पहले आया था कपिसा, भारत के कपिसा राज्य में। सॉरी यार, ये इसका मैटर नहीं है। फाइयान था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो भारत की यात्रा की थी, उसमें मध्य प्रदेश था। वो मध्य प्रदेश था, उस मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को सुखी, समृद्ध, वहां के समाज और वह संस्कृति का वर्णन इन्होंने किया था। मतलब मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया और वहां के समाज और संस्कृति का इन्होंने वर्णन किया था। क्या किया था? वर्णन किया था, ठीक है। और ये भाई साहब समथिंग 14 वर्षों तक, यानी कि 14 वर्षों तक भारत की यात्रा की थी इसने। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। दूसरा बात की जाए तो दूसरा था ह्वेंसांग हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में 629 ईस्वी में, हर्षवर्धन के दरबार में एक सोंग था। हर्षवर्धन के दरबार में कब आता है? 629 ईस्वी में, ठीक है। और ये सबसे पहले भारत में है तो कौन सी जगह पे आया? तो भारत में सबसे पहले कपिसा राज्य में पहुंचा था। ये कपिसा राज्य में क्या हुआ था? पहुंचा था।
और इन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय थी, वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानकारी दी। तो इन्होंने मतलब हेंगसोंग ने हर्षवर्धन के दरबार में 629 ईस्वी में आया और भारत के सबसे पहले कपिसा राज्य में ये पहुंचा था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म ग्रंथ की क्या की थी, पढ़ाई की थी, यानी शिक्षा ग्रहण। तो शिक्षा ग्रहण कहां पे की थी? नालंदा विश्वविद्यालय में इसने क्या की थी? नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी और उस नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है। कहां पे? बिहार में, बिहार में पड़ता है। और उस टाइम में जिसके आचार्य थे, आचार्य कौन थे? आचार्य थे शीलभद्र। और इसके अगर निर्माणकर्ता की बात बोले जाए, वह निर्माणकर्ता कौन थे जो नालंदा विश्वविद्यालय के? तो निर्माणकर्ता कौन थे? निर्माणकर्ता थे इसके कुमारगुप्त प्रथम। जो नालंदा विश्वविद्यालय के थे, वो नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माणकर्ता कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। और अब जो हेंगसोंग है, वो हेंगसोंग ने एक बुक लिखी थी, कौन सी थी? शियों की क्या थी? इसकी बुक थी। बुक कौन सी थी? शियों की। इसमें 138 देशों की यात्रा का वर्णन किया था। 138 देशों का वर्णन। तो और 100 शिव की जो इसकी बुक थी, इसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। यात्रियों का राजकुमार क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? हेंगसोंग को। और यात्रियों का राजकुमार। और इन्होंने 15 वर्ष तक, यानी कि ये 629 ईस्वी में भारत में है, तो 645 ईस्वी में ये कहां गया? चीन वापस लौट गए। तो ये मतलब 15 वर्षों तक भारत की यात्रा की। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि टाइम ज्यादा जाएगा। उसके बाद तीसरा चीनी यात्री था, सनयुगन था। कौन सा था? सनयुगन। वो सनयुगन कब आया था? 518 ईस्वी में। 518 ईस्वी के अंत तक में आया था। 518 ईस्वी में आया था। तो इन्होंने भारत में 3 वर्षों तक यात्रा की और इन्होंने बौद्ध धर्म की जानकारी ली। बस यही है इसके बारे में। तो इसने भारत की 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त की। जो सनयुगन था 518 ईस्वी में भारत आया था और इन्होंने भारत की 3 वर्षों तक यात्रा की और बौद्ध धर्म ग्रंथ थे उनके बारे में जानकारी ली। चौथा था इत्सिंग। चौथा इत्सिंग था, वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। कौन? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। 7वीं शताब्दी के अंत में कौन आया था? सिंह था। वो भारत 7वीं शताब्दी के अंत तक भारत में आया था और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भारत का वर्णन। मतलब इस संहिता 7वीं शताब्दी में के अंत में भारत में आता है और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भारत का वर्णन, इन तीनों की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? इस सिंह थे। ये तो हो गए अपने चीनी यात्री। अब इसके बाद में अपन करते हैं अरबी यात्री के बारे। तो अरबी यात्री भी यहीं पे पढ़ लेते हैं, दो ही थे। तो अरबी यात्री मतलब दूसरा नंबर अरबी यात्री। तो अरबी यात्री में पहला था अल-बरूनी किसके शासन काल में आया था? अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। तो यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। मोहम्मद गजनवी के साथ क्या आया था? भारत में आया था। और इसकी दो बुक थी, एक थी तहकीक यानी कि बुक, तहकीक उल हिंद, दूसरी थी किताब ए हिंद, जिसे क्या कहते थे? भारत की खोज। इस पुस्तक को क्या कहते हैं? भारत की खोज। और दूसरा यात्री तो कौन था? पहला यात्री अल-बरूनी जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, तहकीक उल हिंद इसकी पुस्तक थी। और एक थी किताब ए हिंद जो भारत की खोज। दूसरा था इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता। ये किस इब्न बतूता था? वो कहाँ का निवासी था? ये मोरक्को निवासी था। कहाँ का था? मोरक्को निवासी। मोरक्को की राजधानी तो रब्बात। मोरक्को की राजधानी क्या थी? रब्बात। ठीक है। ये किसके दरबार में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आए थे। और इब्न बतूता से 1333 ईस्वी में जब इब्न बतूता थे वो दिल्ली दरबार मतलब दिल्ली में पहुंचे। दिल्ली में पहुंचने पर दिल्ली में जब ये पहुंचा तो इसकी विद्वानता को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ का क्या इसे काजी बनाया। काजी मतलब न्यायाधीश, यानी कि इब्न बतूता मोरक्को निवासी था। मोरक्को की राजधानी रब्बात थी जो मोहम्मद बिन तुगलक अनबीटी के समकालीन रहा था। और ये जब 1333 में दिल्ली दरबार में पहुंचा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वानता को देखकर दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। और जो इसकी एक कृति थी वो कृति कौन सी बुक थी? वो बुक थी रेला। कौन सी थी? रेला। ये इसकी क्या थी? कृति। रेला क्या थी? बुक थी। जो इसमें 14वीं शताब्दी के अंत में भारतीय उपमहाद्वीप की जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो संस्कृति थी उसके बारे में जानकारी थी। रेला थी। और रेला 14वीं शताब्दी के अंत में जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो भारतीय उपमहाद्वीप की जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्थित स्थिति थी उसके बारे में वर्णन मिलता है रेला में। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार उतारने वाले उतार लो। अब देखो नए पढ़ाए हैं तो अब देखो
अक्षर तो इधर उधर बाकी है लेकिन सब सही हो जाएगा। अभी तो दूसरी क्लास है ये। आप स्क्रीनशॉट ले लो या उधर के लिख लो जब तक मैं इधर के मिटा देता हूँ। और आप अपन शुरू करते हैं कहाँ के, यूनानी ग्रीक जो यात्री हैं उनको। यूनानी ग्रीक यात्रियों के बारे में अपन क्लास को यहीं पे द एंड करेंगे। और कल अब आपको पुरातत्व हुए और उसके बारे में शब्दावलियां बता देंगे, जिसमें 1 घंटे कल हो जाएगा ना। लंबी बहुत होती है यार फिर क्लास, फिर हमारे पास क्या डिजिटल बोर्ड थोड़ी है। यूनानी ग्रीक लेखक, यूनानी ग्रीक लेखकों में पहला आता है टेशियस। टेशियस था और टेशियस ईरान का राजवीर था। जो टेशियस था और टेशियस कहाँ का था, ईरान का राजदूत, राजवीर। जो ईरान का था टेशियस था, जो ईरान का राजवीर था। और दूसरा हेरोडोटस। हेरोडोटस है वो। हेरोडोटस को इतिहास का पिता, इतिहास का पिता या जनक, हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहते हैं। और इसकी पुस्तक थी इसकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। वो हिस्टोरिका में वर्णन था 5वीं शताब्दी के पारस पहले किसे कहते थे, ईरान को। ईरान के संबंधों का वर्णन, यानी जो हेरोडोटस है जिसे इतिहास का पिता या जनक कहते हैं, उनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में वर्णन था 5वीं शताब्दी के भारत और पारस ईरान के संबंधों का वर्णन था। ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है। तो तीसरा आपको बता देता हूं मैं। तीसरा जो सिकंदर था, सिकंदर के दरबार, सिकंदर के साथ आए विदेशी यात्री। उसमें कौन कौन था? एक तो था निरियाकस, दूसरा था अरिस्टोबुलस और तीसरा था आर्नेसिक्रटस। ये सिकंदर के साथ जो विदेशी आते थे 3 थे, निरियाकस, अरिस्टोबुलस और आर्नेसिक्रटस। ये तीनों क्या थे? ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आए थे। ठीक है। उसके बाद में चौथा है, वो चौथा डाइमेक्स। वो डाइमेक्स था। वो डाइमेक्स जो सीरियाई नरेश था, वो जिस डाइमेक्स था, वो डाइमेक्स सेल्यूकस निकेटर, नहीं सॉरी मेगस नहीं था। डाइमेक्स था। वो डाइमेक्स सीरियाई नरेश आंटियोक्स
का राजदूत था। क्या था? राजदूत। किसके दरबार में आए थे ये? तो ये बिंदुसार के में, बिंदुसार के दरबार में। इसके बाद में पांचवा डायोनीसियस। डायोनीसियस था, वो डायोनीसियस किसका राजदूत था? वो मिस्र नरेश टालमी फिलेहेलडस, टालमी फिलेहेलडस का राजदूत था। वो किसके दरबार में आता है? ये अशोक के दरबार में, अशोक के दरबार में। किसके दरबार में है? अशोक के दरबार में। उसी प्रकार एक मेगास्थनीज था, वो मेगास्थनीज था, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था ये? चंद्रगुप्त जो मेगास्थनीज है, वो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी एक बुक थी, वो बुक का नाम था इंडिका। क्या था? इंडिका। वो इंडिका में मौर्य कालीन समाज की जानकारी, मौर्य कालीन समाज का वर्णन, मौर्य कालीन समाज का वर्णन मिलता है मेगास्थनीज की बुक इंडिका में। ठीक है, उनको आप बता लिए होंगे। यूनानी ग्रीक लेखकों में पहला केशियस ईरान का राजवंश था। दूसरा हेरोडोटस जो इतिहास के पिता है, जनक के उसकी पुस्तक हिस्टोरिका थी, जो 5वीं शताब्दी के बाद भारत से ईरान के संबंधों का वर्णन करता है। उसके बाद सिकंदर के साथ आने वाले विदेशी यात्री निराकस अरिस्टोबुलस आर्नेसिक्रेटस डायमेक्स सीरियन रेसांतियोस का राजदूत था, हिंदुस्तान के दरबार में था। डायोनिसियस मिस्र ने टॉलमी का फिल्डेस का राजदूत था, और अशोक के दरबार में था। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। और बुक इंडिका मौर्यकालीन समाज का वर्णन देता है। और 6 हो गए और 2-4 और बता देते हैं। आप उधर को उतार लिए तो ठीक है, इधर को उतार। अब इसके बाद में एक बुक मिलती है, वो बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। ये बुक है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। इसके जो लेखक था, वो लेखक का कोई पता नहीं है। लेखक कौन ना? अज्ञात। लेकिन ये 80 के दशक की बुक है। ये 80 के दशक की बुक। तो इसमें एक तो हिंद महासागर और भारत के बंदरगाह, और जो भारत बंदरगाह और हिंद महासागर के बारे में जो उनके व्यापारिक स्रोत है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें जानकारी मिलती है हिंद महासागर प्लस भारत के बंदरगाह प्लस भारत के व्यापार का वर्णन। जो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी बुक है, उसके लेखक को कोई पता नहीं है। 80 की दशक की पुस्तक है, और हिंद महासागर और भारत के बंदरगाह और भारत के व्यापारिक स्थलों का वर्णन मिलता है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी बुक में।
अब इसके बारे में, इनके बाद में अन्य लेखकों के बारे में बात करते हैं। तो अन्य लेखकों में पहला है तारानाथ। वो तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, तिब्बती लेखक था। इसकी जो कृति थी, वो कृति कौन सी थी? ग्रंथ तंग्यूर प्लस कंग्यूर। तंग्यूर और कंग्यूर। तारानाथ की पुस्तक थी तिब्बती। तारानाथ तिब्बती लेखक था, उसकी कृति थी तंग्यूर और कंग्यूर। ठीक है। और इसके बाद में एक और आता है मार्को पोलो। ये मार्को पोलो था, वो मार्को पोलो वेनिस का निवासी था। कहां का था? वेनिस का निवासी। ठीक है। कहां का निवासी था? वेनिस का निवासी मार्को पोलो। ये तो हो गया अपन बार फ्री। ये जो यूनानी जो विदेशी यात्री थे, वो विदेशी यात्रियों के बारे में अपन ने बता दिया विस्तार से। अब आपने पढ़ा, आपने देखा कितने विस्तार से पढ़ाया गया है। अब मेरे हिसाब से तो मेरे को तो लगता है कि ऐसे शायद बहुत कम टीचरों पढ़ाते हैं। पढ़ाने में किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे भी टीचर पढ़ाते हैं, मेरे से भी अच्छा पढ़ाते होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे हिसाब से भाई मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें। और कल भारत के जो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ शब्दावली रह गई है उसको देख लेंगे, और कल अपना प्राचीन इतिहास पूरा हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी नीट चल जाएगी, कल ही चला देंगे शायद। वो दूसरी नीट है प्रागैतिहासिक काल में अपन जो भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको इसकी जानकारी कल ही पढ़ाएंगे, कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे चैनल का तो पता ही है आपको, एग्जाम फैक्ट, उसको लाइक शेयर और कमेंट करना, और मेरे को ऊंचाइयों तक ले जाओ, मैं आपको ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। और आपको मैं कह रहा हूँ विश्वास के साथ, जो मैं आपको भारतीय इतिहास पढ़ा रहा हूँ, मैं सभी एग्जामों के लिए है ये। कोई से भी एग्जाम हो, बीएड, बीएसटीसी, सीटेट, सीएटी, रीट, प्री, सब में आती है कि इतिहास तो सभी में आती है, सभी को पता ही। तो इतिहास विषय सभी में आती है। तो ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।